हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी 1 दरोगा की मुख्य परीक्षा के सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो इसी संबंध में आज हम टॉपिक नंबर 24 डिस्कस करने वाले हैं, जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का क्या योगदान है। आप सभी को पता है वनों से हमें टिम्बर या लकड़ी वगैरह मिलती है और फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं, तो उसका सब हमारी इकोनॉमी में क्या योगदान है उसके बारे में इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, एक तो आपका प्रत्यक्ष लाभ होता है और एक अप्रत्यक्ष लाभ होता है। तो बेसिकली जो प्रत्यक्ष लाभ होता है वो आपका इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आता है कि हमें फॉरेस्ट से क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, वो ज्यादातर हमें डायरेक्ट बेनिफिट्स के रूप में मिलेंगे। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो सीधा सीधा हमें फायदा मिलता है वो प्रत्यक्ष लाभ से ही मिलता है। देखते हैं। वन बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है जिसका देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान के अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल भी करते हैं। देखिए आर्थिक रूप से तो आपको ये समृद्ध बनाते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में भी वनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्या हमें डायरेक्ट बेनिफिट्स या प्रत्यक्ष लाभ देखने के लिए मिलते हैं? वन प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों को आकृष्ट करते हैं, जिससे रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। आप सभी को पता है जो आपके टूरिस्ट गाइड्स वगैरह होते हैं वो जॉब्स वगैरह इससे काफी क्रिएट होती हैं। इसके अलावा जो टूरिस्ट गाइड वगैरह लैंग्वेज वगैरह सीखते हैं, ठीक है, वो भी सब इसी का हिस्सा होता है। तो काफी ज्यादा जो टूरिज्म का इन्फ्लो भारत में होता है या टूरिस्ट का इन्फ्लो होता है, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी देश को आय का ये साधन भी है। वनों के घरेलू और व्यापारिक उपयोग हेतु मूल्यवान लकड़ी प्राप्त होती है, जो इसका सबसे मेन यूज है हमारा, जिसका आप फर्नीचर बनाते हो या घरों के अलग अलग कामों में इसका यूज करते हो। कागज, दिया सलाई, खेल सामान, फर्नीचर आदि उद्योग से प्राप्त कच्चे माल पर ही आधारित है। कहां से? उद्योग वन से प्राप्त होगा। यहाँ पर वन से प्राप्त कच्चे माल पर ही आधारित है। लकड़ी काटने, फर्नीचर निर्माण, वनोपज संग्रह आदि व्यवसायों में लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त है। व्यवसायिक उपयोग हेतु वनों की नीलामी से राजकोष में धन। वनों में पशुचारण से पशुपालन और डेयरी उद्योग में मदद मिलती है। बिल्कुल, ये भी देखिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेनिफिट है आपका। गोंद, लाख, चमड़ा, रंगने के पदार्थ, औषधियां, शहद, मसाले आदि की प्राप्ति वनों से होती है, जिनका उपयोग उद्योगों एवं घरेलू इस्तेमाल के लिए किया जाता है। वन उत्पादों के लिए निर्यात से देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा, यानी आपका जो फॉरेक्स होता है, फॉरेन एक्सचेंज, उसकी हमें भी प्राप्ति कहीं ना कहीं होती है। अब देखते हैं इससे हमें अप्रत्यक्ष लाभ क्या क्या मिलते हैं या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। वनों में पौधों की पत्तियां सड़ने और मृदा में मिलने से मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि से मृदा उर्वर होती है। वन मृदा अपरदन, बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। वन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर वायु प्रदूषण नियंत्रित करते हैं। वन जलवायु को प्रभावित करते हैं। वनों की तापमान, आर्द्रता और वर्षा नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी जो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस आपकी होती है उसको कहीं ना कहीं वन इफेक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं। वन ऋषियों, साधुओं एवं तपस्वियों की शरण स्थली रही है, जिन्होंने देश के धार्मिक एवं सांस्कृतिक चिंतन को समृद्ध किया है। आपने सुना होगा, अगर आपने इतिहास वगैरह पढ़ा हो, अरण्यक, ठीक है, तो अरण्यक जो टेक्स्ट बेसिकली है वो जंगलों में ही लिखे गए हैं। इसके अलावा आयुर्वेद को भी माना जाता है कि ये भी जंगलों में ही जाकर लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो वन है वो काफी प्राचीन काल से ही भारत में एक, हम कह सकते हैं, हमारा कल्चरल सिग्निफिकेंस भी उससे संबंधित है। वनों में कई जनजातियां निवास करती हैं जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक है, आपके लिए पता है, इनके लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 भी सरकार के द्वारा लाया गया है। अब देखते हैं पूरा डिटेल में। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यद्यपि भारत में न्यूनतम आवश्यकता से भी कम वनों की विद्यमानता है, तथापि इन वनों की यहाँ की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है। प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत वनों से हमें ईंधन के लिए पर्याप्त लकड़ी मिलती है। इसके अलावा सखुआ या साल, सागवान, देवदार आदि के वृक्षों से लकड़ियां प्राप्त होती है, जिनका फर्नीचर, कृषि या एग्रीकल्चर, मशीनरी, औजार, मकान तथा रेलवे में उपयोग की दृष्टि से व्यापक आर्थिक महत्व है। उद्योगों के लिए कच्चा माल भी हमें वनों से प्राप्त होता है। कागज, दियासलाई, कत्था, रबर, कृत्रिम रेशम आदि के उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति भी हमें वनों से ही की जाती है। पशुओं के लिए कच्चे माल की प्राप्ति भी हमें वनों से ही मिलती है। पशुओं के लिए व्यापक चारागाह का निर्माण भी वनों द्वारा ही संभव होता है। वनों से काष्ठ कोयला प्राप्त होता है, जो सस्ता ईंधन होने के साथ ही ऊर्जा शक्ति का सस्ता व सुलभ स्रोत भी है।
भारतीय वनों में कुछ ऐसे वृक्ष भी पाए जाते हैं जिनके फलों, पत्तियों व वृक्ष छालों तथा उसके रसों से अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियां या आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आपकी इससे तैयार की जाती है। वनों से रेशम और लाख भी प्राप्त होती है जिससे वस्त्र और चूड़ी आदि का निर्माण होता है। वनों से हमें अप्रत्यक्ष रूप से भी लाभ पहुंचता है। जलवायु को सम बनाने तथा वातावरण में नमी को बनाए रखने में वन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वनों द्वारा वर्षा करवाई जाती है। बाढ़ के पानी के बहाव तथा नदियों की जलधारा का नियंत्रण वनों द्वारा ही होता है। वनों से निकले ह्यूमस तथा जीवांश के मिलने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। वन भूमि के अपरदन तथा मरुस्थल के प्रसार को भी रोकते हैं। वनों द्वारा आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाव किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे बेसिकली जो आपके मैंग्रोव्स होते हैं, ठीक है, अगर हम मैंग्रोव्स की बात करें तो मैंग्रोव्स को बोला भी जाता है ब्रेक वाटर्स ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है, यानी जो तूफान वगैरह आते हैं तो मैंग्रोव्स की जड़ें आपने देखी होगी तो वो कहीं ना कहीं जो कोस्टल इरोजन है उसको रोकते हैं। तो ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये जो तूफानी हवाएं वगैरह होती हैं या उससे भी आंधियां वगैरह जो आती हैं उससे भी हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। कृषि और उद्योगों के बीच संतुलन स्थापित करने वाला एक प्रमुख कारक वन ही है। वनों द्वारा भूमिगत जल का स्तर ऊपर आ जाता है जिससे एक ओर जहां सिंचाई और पीने के पानी के लिए कुआं खोदने में सुविधा होती है वहीं दूसरी ओर वर्षा जल भी भूमि के अंदर आसानी से एकत्रित हो जाता है। वर्षा के प्रत्यक्ष और वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ किसी भी देश या काल की सीमा से बंधे नहीं होते। वनों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ तो स्थान विशेष के लोगों को ही होता है परंतु अप्रत्यक्ष लाभ से इसका लोग स्थानांतरण लोगों को भी होता है। देखिए सभी को पता है भारत में वसुधैव कुटुंबकम की हम नीति अपनाते हैं। द होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल फैमिली, यानी जो संपूर्ण विश्व है वो एक परिवार है। तो देखिए वनों का अब ऑक्सीजन अगर कोई वन छोड़ रहा है तो देखिए ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो ऐसा नहीं किसी स्थान विशेष के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो अप्रत्यक्ष लाभ जो होते हैं वनों के वो लगभग पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को देखने के लिए मिलते हैं या पूरे विश्व को देखने के लिए मिलते हैं। अगर किसी एक क्षेत्र में वनों का बढ़ोतरी हो रही है तो उसका प्रभाव लगभग हमें पूरी कम्युनिटी पर देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा नहीं है, फॉरेस्ट के जो लाभ है वो बहुत बड़े स्तर पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। इमारती लकड़ी वन का महत्वपूर्ण उत्पाद है जिसका व्यापक पैमाने पर निर्माण कार्य और औद्योगिक कच्चे माल तथा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे रेलवे के स्लीपर आदि के निर्माण में कुछ आर्द्र प्रतिरोधक लकड़ियां भी होती हैं जिनका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य में उपयोग किया जाता है। कोणधारी वनों से प्राप्त लकड़ियों का उपयोग तख्ता, बोर्ड और जहाज की कड़ी बनाने में तथा घर के निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है। महोगनी, रोजवुड, बॉनी आदि अन्य लकड़ियां हैं जिनका उपयोग फर्नीचर के निर्माण में मुख्य रूप से होता है। मुलायम लकड़ियों से सस्ते फर्नीचर का निर्माण होता है जैसे चीड़ का वृक्ष यानी पाइन। हालांकि सामान्य लकड़ियों को पतले हल्के टुकड़ों में काटा जा सकता है परंतु इसका एक मजबूत प्रकार होता है जिसे प्लाईवुड कहते हैं। इसका उपयोग किसी फर्नीचर को चिकना, खूबसूरत और मजबूत बनाने में किया जाता है। हम सभी प्लाईवुड का आपने देखा होगा घरों में, हमारे जो दरवाजे वगैरह है और आपकी जो अपने बेड्स वगैरह होते हैं उसमें प्लाईवुड का खूब यूज किया जाता है। कागज वन का एक अन्य उत्पाद है। ये भी देखिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भारत में जो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है। ऐसा माना जाता है कि पेपर शब्द की उत्पत्ति मिस्र में नील नदी के किनारे पाए जाने वाली पेपिरस नामक घास से हुई। कागज बनाने की कला का आविष्कार ईसा से 300 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। भारत में कागज बनाने की कला का विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। कागज बनाने में सर्वाधिक उपयोगी पदार्थ लकड़ी की लुगदी होती है। भारत में लुगदी बनाने वाली लकड़ी का अभाव है। यह लुगदी मुख्य रूप से कोणधारी जो वृक्ष होते हैं, चीड़, स्प्रूस, हेमलॉक, फर आदि लकड़ियों से तैयार की जाती है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी वन की कैटेगरी है, चीड़, स्प्रूस, हेमलॉक, फर। बेसिकली देखिए जो सॉफ्टवुड होती है, ठीक है, जो मुलायम लकड़ी होती है उसका ज्यादातर उपयोग आपका कागज के लिए लुगदी बनाने में किया जाता है। लुगदी तैयार करने वाले अन्य वृक्ष हैं यूकेलिप्टस, शहतूत, सलाई, मॉटल और बलगम आदि, जिनमें विशेष रूप से अखबारी कागज बनाया जाता है। कागज बनाने में लकड़ी की लुगदी के अलावा अन्य कई वन्य पदार्थ उपयोगी होते हैं जैसे घास, बांस, जूट आदि। कागज के लिए उपयोगी घास उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश व हरियाणा में बहुतायत से मिलती है। लकड़ी की लुगदी हिमालय के दुर्गम स्थानों से तथा कागज के लिए उपयुक्त बांस का उत्पादन महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि स्थानों पर होता है। तो स्पेशली जो बांस वगैरह से पेपर बनता है, बांस से भी लुगदी बनाई जाती है, उसका उपयोग आपको इन क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। वनों द्वारा दिए गए योगदान आपके डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट या प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान। वन मानव जाति को निम्नलिखित प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं। पहला, ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। वन ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय स्रोत है। देखिए ये स्टेटमेंट आरओ के जो आपके रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, कथन कारण वाले, उसमें आ रखा है। तो वन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं।
यद्यपि भारत में अर्वाचीन समय से परमाणु और सौर ऊर्जा को से लेकर जल तथा ताप विद्युत, तेल आदि अनेक स्रोतों से ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति की जाती है। नगर तथा ग्राम वासियों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए अभी भी काष्ठ ईंधन यानी फ्यूल वुड, अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह जहां पर लकड़ी में, आपने चूल्हे में लकड़ी जलाकर खाना बनाया जाता है, तो अभी भी लकड़ी जो है वो कुछ लोगों के लिए ईंधन का एक प्रमुख साधन है, स्पेशली जो ग्रामीण और जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनके लिए। वन ऊर्जा संपूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। नगरीय तथा ग्रामीण जीवन बहुत कष्टमय है, क्योंकि ना तो जीवित व्यक्ति को भोजन पकाने के लिए ईंधन मिलता है और ना मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए वन की लकड़ी मिलती है। इस परंपरागत उपयोग के अतिरिक्त वनों का काष्ठ नई आविष्कृत गैसीय तकनीक या गैसीकरण तकनीक के द्वारा ग्राम वासियों की घरेलू आवश्यकताएं पूरी करने के साथ साथ उद्योगों की आवश्यकताएं भी पूरी कर सकता है। इस दृष्टि से वन मानव जाति, विशेषकर अविकसित तथा विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण वरदान है और इसका संवर्धन मानव जाति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में नैरोबी में हुए 1981 के ऊर्जा सम्मेलन में वृक्षरोपण या वनीकरण को 5 गुना अधिक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। तो कहां पर हुआ था? कीनिया की राजधानी नैरोबी में 1981 में, जहां पर वृक्षारोपण को 5 गुना बढ़ाने तक सहमति व्यक्त की गई थी। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट डायरेक्ट बेनिफिट क्या है या प्रत्यक्ष आर्थिक महत्व इसका क्या है? रोजगार के अवसर। ऊर्जा के स्रोत के समान ही वन एक महत्वपूर्ण लाभ रोजगार के अवसर के रूप में प्रदान करता है। वन उपज पर आधारित बड़े बड़े उद्योगों से नगरों और उनके आसपास रहने वाले व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, जो वन वासियों तथा वन के आसपास ग्रामों में रहने वाले उन उदक्ष तथा अल्पदक्ष मजदूरों को देता है जिनके लिए रोजगार की कोई अन्य सुविधा उत्पन्न नहीं है, जहां पर आपको स्किल वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह की इंडस्ट्री में वन आपको काफी तरह के रोजगार प्रदान करा देता है और फलस्वरूप उनकी आर्थिक दशा खराब है, यानी ये उनकी आर्थिक दशा को इंप्रूव करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए कई हेक्टेयर क्षेत्र में रोप वन लगवाने में लगभग 200 मानव दिनों को रोजगार अदक्ष ग्रामवासियों को मिलता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 के अनुमान के अनुसार 1970 में वानिकी से 2.3 लाख यानी लगभग इतने मानव वर्षों का रोजगार उपलब्ध था और वर्ष 2000 में से 55 लाख मानव वर्ष कहा गया है। तो देखिए काफी बड़ा एक ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है। कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना जो हमारे यहाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इसकी बात आपको पता होगा, महात्मा गांधी जी ने भी की है। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें भी बात की गई है, जो आपके आर्टिकल है 40, 43, 46, 47 और 48 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों वाले पार्ट में भाग 4 में, जिन्हें आप गांधीवादी प्रिंसिपल या गांधीवादी सिद्धांत बोलते हैं, उसमें जो एक प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज को लेकर एक आर्टिकल है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं हमें लघु उद्योगों की स्थापना के लिए प्रेरित करता है। तो वन उसका एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है। वन का एक महत्वपूर्ण लाभ देश के पिछड़े भागों में वन उपजों पर आधारित कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना करना है। उदाहरण के लिए बीड़ी उद्योग, जो कि जिसमें तेंदु पत्ते का बहुत बड़ा यूज होता है, जो कि एक MFP है यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, में लगभग 20 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। इसी प्रकार वन के कारण खिलौने बनाने, दिया सलाई की सीख बनाने, रस्सी तथा बांध बुनने, हथियारों के दस्ते बनाने, चटाई बुनने, साल तथा अन्य बीजों का संग्रह करने, तेल निकालने, जड़ी बूटी संग्रह करने आदि अनेक कुटीर उद्योगों की स्थापना ग्रामों में होती है। और आपने देखा होगा काफी इंपॉर्टेंट है, जो अगरबत्ती के अंदर स्टिक लगती है वो भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, किसका सोर्स है? अगर लीव्स उसको बेसिकली बोला जाता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, मनुष्य जीवन पर्यंत वनों से प्राप्त होने वाले लाभों का उपयोग करता है। बचपन में आवश्यक झूले से लेकर बुढ़ापे तक आवश्यक लाठी के लिए प्रकाष्ठ वन से ही प्राप्त होता है। शैशव के अंत में विद्या आरंभ करते ही प्रत्येक बाल को वन पदार्थों से प्राप्त होने वाला कागज, कलम, पेंसिल, तख्ती की आवश्यकता होती है। सारे आपके जो पेंसिल जितनी भी होती है उसमें वो भी आपकी वुड से ही बनी होती है। विद्यालयों में कुर्सी, डेस्क, कालापट और घरों में भवन निर्माण तथा फर्नीचर आदि अपेक्षित प्रकाष्ठ आपको वनों से ही मिलता है। समाचार पत्र काष्ठ या वनस्पति से बनता है। यद्यपि इस देश के ग्राम निवासियों को अभी इतने प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, तथापि उनकी झोपड़ियों के लिए लकड़ी, उनके कृषि उपकरणों के लिए काष्ठ तथा पशुओं के लिए चराई वन ही देते हैं। इसके अलावा उद्योगों की जो रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रीज की, वो भी आपके वन पूरे करते हैं। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त वन अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, यानी ये एक सप्लायर है किसके? रॉ मटेरियल के। इन उद्योगों के कागज, कलम, पेंसिल, दिया सलाई, पैकिंग केस, प्लाईवुड, उपकरणों के दस्ते, फर्नीचर, बैलगाड़ी, लीसा, बीड़ी, लाख, कत्था, औषधि आदि प्रमुख है। रेल पथ के लिए स्लीपर
रेलगाड़ी के डिब्बों के लिए प्रकाश तथा नौकाओं और समुद्री जहाजों के लिए प्रकाश भी वन से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार देश के बढ़ते हुए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने में वन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अब देखते हैं राजस्व की प्राप्ति, सरकार को जो रेवेन्यू उससे जनरेट करता है सरकार। वन के वृक्षों तथा अन्य पदार्थों की बिक्री से राज्य सरकारों को बहुत राजस्व की प्राप्ति होती है। विक्रय मूल्य के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व के अतिरिक्त राज्य सरकारों को बिक्री कर तथा भारत सरकार को उत्पादन शुल्क तथा रेल भाड़े के रूप में बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए बीड़ी उद्योग से राज्य सरकारों को लगभग 25 करोड़ रुपए, पत्तों की बिक्री पर लगभग 3 करोड़ बिक्री कर से तथा भारत सरकार के रेल विभाग को 16 करोड़ भाड़े के रूप में प्राप्त होता है। अब तो देखिए डेटा काफी बढ़ गया होगा, तो फिर भी लेकिन काफी बड़ी संख्या सरकार को मिलती है। इसके अलावा आप देखते हैं पर्यटन विकास। वन से होने वाले लाभों में एक लाभ पर्यटन विकास आजकल संसार के महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो आजकल काफी इंपॉर्टेंट और फल फूल रही है। वनों में विशालकाय हाथी तथा गैंडा, शेर, हिरन, मोर पक्षी पर्यटकों के लिए रोमांचक होने के कारण पर्यटन उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी, डोंडीताल आदि के समान अनेकों रमणीक प्राकृतिक स्थल प्रत्येक राज्य के वनों में पाए जाते हैं और वे पर्यटकों को आकर्षित करने की बहुत क्षमता रखते हैं। देखिए जितने नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर सभी आपने देखा होगा टूरिस्ट वगैरह हर साल जाते हैं, जिससे आपको एंट्री फीस वगैरह वहां पर देनी पड़ती है। अगर आप सफारी करते हैं उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं। तो ये पूरी तरह से इकोनॉमी में हमारा काफी बड़ा रोल प्ले करता है। विदेशी पर्यटकों के अतिरिक्त वे देशी पर्यटकों की संख्या में भी भारी वृद्धि कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष पारिस्थितिकी सुधार, जो स्पेशली मैंने आपको बताया था। अप्रत्यक्ष में क्या आएगा, जो इकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं, बेसिकली ये इकोसिस्टम सर्विसेज हमें वन प्रोवाइड कराते हैं, वो आपके अप्रत्यक्ष लाभ में आता है। इन प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त वनों से अप्रत्यक्ष प्राकृतिक सुधार के रूप में बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण है। पहला, सीमित स्थानों की जलवायु पर अनुकूल प्रभाव। ये बेसिकली लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस को थोड़ा सॉफ्टन करते हैं। अगर बहुत ज्यादा मतलब आपके यहाँ गर्मी पड़ती है तो अगर आपके यहाँ वन है तो वन आपकी कंडीशन को काफी, एक तरह से हम कहेंगे, मॉडरेट करने में काफी हेल्प करेंगे। वन अपने वितान के नीचे तथा आसपास के जलवायु पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वे वहां के ताप को सम, वर्षा के वितरण में वृद्धि अथवा वायु के वेग को कम करते हैं। अगला, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण। वन वर्षा के वितरण को ही प्रभावित नहीं करते वरन उसके पूर्ण उपयोग का भी प्रबंध करते हैं, क्योंकि वे वर्षा के जल के अपवाह को रोककर उसको भूमि में प्रविष्ट होने के लिए बाध्य करते हैं। जब वर्षा का जल किसी वनस्पति विहीन ढाल पर पड़ता है तो उसमें से अधिकांश बह जाता है। इस कारण वर्षा ऋतु में बाढ़ें आ जाती हैं और वर्षा ऋतु के बाद नाले सूख जाते हैं। अधिक अपवाह के कारण वर्षा का जल पर्वतीय ढालों की भूमियों में प्रविष्ट नहीं करता और इसी कारण मैदानों में भूमि जल का तल नीचा हो जाता है, यानी आपका ग्राउंड वाटर लेवल जहां पर प्लेन्स है वहां पर गिर जाता है। वह बूंद बूंद और करके शाखाओं और तने की सहायता से बहता है या झाड़ियों आदि से होता हुआ टपकता है। भूमि पर पहुंचकर सड़े गले पत्तों के स्तर द्वारा सोख लिया जाता है और धीरे धीरे भूमि में प्रविष्ट होने के लिए बाध्य किया जाता है। तो ये आपके वनों के लाभ हो गए। केवल अतिरिक्त जल ही नालों में बहता है, यानी जो एक्स्ट्रा रन ऑफ वाटर है वही केवल नालियों में जाता है, बाकी सारा धरती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है इन पेड़ों की तनों से बहता हुआ। इसके अलावा मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन पर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है। देखते हैं, वन मृदा संरक्षण बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। वृक्षों के छत्र वर्षा की बूंदों को भूमि पर आघात करने से रोककर मृदा के क्षरण को रोकते हैं। डायरेक्ट इंपैक्ट देखिए आपका लैंड पर नहीं होता, जिससे आपका जो सॉइल का इरोजन हो सकता है। ये देखिए हमने तब भी पढ़ा था जब मैंने आपको एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ाया था, तब मैंने आपको कुछ फॉरेस्ट के बेनिफिट पढ़ाए थे कि ये कहीं ना कहीं मिट्टी में डायरेक्ट सनलाइट को पड़ने से रोकते हैं, तो सॉइल का मॉइस्चर बना रहता है। इसके अलावा इनकी जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, जो अगर बारिश पड़ती है तो मिट्टी को बहने नहीं देते। इसके अलावा जो पेड़ से पत्तियां गिरती हैं उसको जंगली जानवर खाते भी हैं। तो एक तरह से पूरा ये इकोसिस्टम बैलेंस या मृदा संरक्षण पर भी इंपैक्ट डालता है। उसके नीचे वनतल पर पड़ा पत्तों का सड़ा स्तर वर्षा के जल को सोखकर उसे बहने से रोकता है, ताकि वह मृदा क्षरण को गति प्राप्त ना कर सके। सबसे नीचे भूमि में वृक्षों की जड़ें मृदा को बांधकर मृदा क्षरण की संभावना को कम कर देती है, जो मैंने आपको बताया था। सूखे क्षेत्रों में भी वृक्ष और वन वायु को कम करके वायु क्षरण नहीं होने देते। जो एयर की वजह से इरोजन होता है राजस्थान वगैरह में, वो भी वन जो वायु के वेग को रोकते हैं और कहीं ना कहीं उसको कम करते हैं, जिसकी वजह से एयर बॉर्न इरोजन नहीं हो पाता। इसके विपरीत निर्वनीकरण से मृदा क्षरण तीव्र गति से होता है। वनों का मृदा संरक्षण पर अनुकूल प्रभाव का महत्व उन नदी घाटियों में विशेष रूप से बढ़ जाता है जिनमें बहुउद्देशीय बांध परियोजनाएं चल रही हैं। अब देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभाव या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में इनका क्या रोल है। जनसंख्या और औद्योगिकरण में तीव्र गति से वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। इस प्रदूषण के
प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड, धूल आदि के कण हैं। पर्यावरण में इन प्रदूषकों की मात्रा बढ़ने से मानव जीवन पर बहुत गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। आपको बताइए, अस्थमा वगैरह की बीमारियां भी और आंखों में इरिटेशन वगैरह भी जब दिल्ली में स्मॉग वगैरह आता है तो वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। और वहां पर एक तरह से स्कूल्स वगैरह भी उस समय बंद कर दिए जाते हैं और अंत में मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। विदेशों में तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक व्यय से बनाए गए अभियंत्रीय उपाय काम में लाए जाते हैं, परंतु हमारे देश में यह संभव नहीं है। इस समस्या का समाधान करने में वन के वृक्ष और अन्य वनस्पति बहुत उपयोगी हैं। वनों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का कार्य संक्षिप्त विवरण निम्न है। वृक्षों और अन्य पौधों के पत्ते वायु को छानते हैं और इस प्रकार टहनियां धूल अपने ऊपर रोककर उसे मनुष्य की श्वास नलिकाओं में जाने या आंखों में पड़ने की संभावना को बहुत कम कर देती है। वे हानिकारक गैसों के संकेंद्रण को भी कम करते हैं। उदाहरण के लिए एक अध्ययन के अनुसार 1 हेक्टेयर वन वृक्ष विहीन खुली भूमि की तुलना में 100 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड अधिक एकत्र करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट आपका ये फैक्ट है। आगे देखते हैं, वृक्ष वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड के संकेंद्रण को भी कम करते हैं। मार्गों के किनारे वृक्षों की 2 पट्टियां स्थानीय वायुमंडल में इस गैस के संकेंद्रण को लगभग 40% तक देखिए आप कम कर सकती हैं। तो आपके जो शहरों में सड़क के किनारे ग्रीन बेल्ट वगैरह बनाई जाती है तो उसका कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कम करने में भी काफी बड़ा रोल है और स्पेशली वो धूल को अपने पत्तों पर रोककर वो सीधे उसको आपकी सांस में जाने से भी रोकते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वृक्षों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कच्चे माल के रूप में लाई जाती है और इस प्रकार उसका संकेंद्रण भी या कंसंट्रेशन भी कम होता है। निर्वनीकरण से जहां एक ओर सौर विकिरण को सोखने का एक स्रोत कम होता है, वहीं दूसरी ओर कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण बढ़ने से सौर विकिरण भूमि की ओर जा सकता है, परंतु परावर्तित होकर वापस नहीं जा सकता। इससे यहाँ एक और पृथ्वी पर ऊष्माग्रह जैसा प्रभाव पड़ता है, वहां दूसरी ओर वायु दाब में इतना परिवर्तन आ जाता है कि मॉनसून अत्यंत अनियमित हो जाता है, जिससे कहीं तो अचानक मूसलाधार वर्षा के परिणाम स्वरूप अत्यंत विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ें आ जाती हैं और कहीं सूखा पड़ जाता है। भारत के वनों में कार्बन भंडार भारत वन सर्वेक्षण ऐसे संस्थानों में से एक है जो वन, बायोमास और कार्बन भंडार परिवर्तन का आकलन करता है। भारत के इनिशियल नेशनल कमीशन द्वारा 2004 में यूएनएफसीसी को सौंपी गई रिपोर्ट में भारत वन सर्वेक्षण या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने केवल लकड़ी के बढ़ते भंडार का वन कार्बन का एक तरह से बेसिकली आकलन किया था। वर्ष 2010 में भारतीय वन सर्वेक्षण ने वन कार्बन भंडार का आकलन समाप्त किया और 1994 और 2004 के 2 समय कालों के बीच इसे परिवर्तित किया। ठीक है, तो भारत में कहीं ना कहीं कार्बन भंडार के रूप में भी वन आपके कार्य करते हैं। तो देखिए, यही आपके टोटल पूरे बेनिफिट्स थे। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमारे वन हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं वो हमने पढ़ा काफी डिटेल में। तो आई होप ये सेशन आपको काफी पसंद आया होगा और अब हमारे केवल 1 या 2 टॉपिक बचे हैं, वो भी मैं आपके 1 या 2 दिन में कवर करा दूंगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।